हेलो बच्चों, सभी को जय हिंद। यूपी 21 क्लास में बच्चों सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अपने सामान्य अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आ गए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पर। और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बात करेंगे। लेकिन बच्चों उससे पहले मैं बात करूं कि प्रैक्टिस सेट को लगाना और सिर्फ देखना क्या वास्तव में महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसके लिए मैंने तुम्हें बताया कि कभी भी प्रैक्टिस सेट को लगाओ तो एक अपने पास एक कॉपी लेकर के बैठो, उसमें अपने प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से आंसर लिखते चलो, ठीक है। और लास्ट में हर आंसर को जैसे ही मैं बताऊंगा आपके लिए सही आंसर, वैसे उसको टिक करते जाना है, या रॉन्ग है अगर आपका आंसर तो उसको रॉन्ग करते जाना है। इससे कि ये जानकारी मिलेगी हम लोगों के लिए कि वास्तव में अगर हम देखें तो कितने हमारे प्रश्न लगभग सही जा रहे हैं और कितने गलत जा रहे हैं। इससे पता करो कि कौन सा खंड हमारा सही है, किस चीज पे हमारे फोकस बढ़िया है और किस चीज पे हमारा फोकस बढ़िया नहीं है। जिस पे हमारा फोकस बढ़िया नहीं है, जिसमें हमारे क्वेश्चन ज्यादा गलत जा रहे हैं, उसको क्या करना शुरू कर दो, दोबारा से रिवाइज करना शुरू कर दो। अभी समय है बच्चों, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसलिए हर प्रैक्टिस सेट को इसी तरीके से लगाना शुरू कर दो, ठीक है। और देखो सिर्फ जीएस का नहीं, इसके अलावा अगर कोई बच्चा एसएससी का है, कोई रेलवेज का है, तो उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं अपने यहाँ। और संजय सर सारे प्रैक्टिस सेट इस समय लगवा रहे हैं, ठीक है। तो संजय सर के प्रैक्टिस सेट रेलवे और एसएससी वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, उनको जाकर भी एक बार जरूर देखो सब लोग, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज करंट अफेयर्स। तो सुनील सर अपने करंट अफेयर्स को पढ़ा रहे हैं और करंट अफेयर्स की वीडियो जो है वो भी लगातार देखो, लगभग रोज अपलोड हो रही है। और इस समय करंट अफेयर्स में थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि अब तक जो करंट अफेयर्स करते थे वो एक साथ कर रहे थे, यानी 6-6 महीने के टॉपिक वाइज थे, जैसे मान लो युद्ध अभ्यास हो गए, प्रमुख नियुक्तियां हो गई, इस तरीके से था। लेकिन अब परिवर्तन कर दिया गया। अब जो करंट अफेयर्स की वीडियो आपको मिल रही है वो साप्ताहिक मिल रही है, यानी हर सप्ते में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे उसका टॉपिक कुछ भी सही, वह सारी घटनाएं दी जा रही हैं, ठीक है। तो सारी क्लासें जो है एक बार देखते चलो, जिससे कि तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाए। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन अगर बात यह है कि अगर यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हो और पहुँचने के बाद आपको मेरी बात समझ में आ रही है और बेहतर लग रही है, तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की ओर। देखते हैं कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना बनी हुई है, ठीक है। चलो देखो, आज का पहला प्रश्न है, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि, ठीक है। कारण क्या होता है, नमक बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाती है। दूसरा, नमक बर्फ के गहने अंदर मजबूत पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। नमक बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। ये हिमांक बिंदु कौन सा होता है। इसके अलावा बात है चौथा ऑप्शन अपना, नमक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं को गतिज ऊर्जा में बदल देता है, या कह सकते हैं परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ऐसा कभी भी पूछा जाए तो इसका एक विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि नमक के साथ अगर ये कंडीशन आती है तो इसमें सही आंसर जो हमारा होगा वो होगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी। क्या करता है, नमक बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम कर देता है। हिमांक बिंदु का मतलब क्या होता है, हिमांक बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर कोई चीज क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, या कह सकते हैं जम जाती है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु बोलते हैं, या हिमांक जो है पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट भी बोला जाता है। बात आती है कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि जल का जो घनत्व है वो सबसे अधिक किस समय में होता है, या किस स्थिति में जो है सबसे अधिक होता है। ध्यान रखना, सबसे अधिक घनत्व, जल का सबसे अधिक घनत्व पूछा जाता है अक्सर। अधिक घनत्व किस टेम्परेचर पर होता है, किस तापमान पे होता है, तो ध्यान रखेंगे सबसे अधिक घनत्व जो पाया जाता है वो पाया जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड का। किस पे पाया जाता है बेटा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाया जाता है। हो सकता है तुमसे ये पूछ लिया है जल का हिमांक बताओ। क्या बताओ, जल का हिमांक बताओ, कि जल का हिमांक क्या होता है, यानी जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। तो हम सब लोग जानते हैं जल जो होता है, शुद्ध जल, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, जम जाता है, या कह सकते हैं फ्रीज हो जाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास 15 सितंबर,
ऑप्शन बी है 21 सितंबर, ऑप्शन सी है 2 सितंबर और ऑप्शन डी है 28 सितंबर। निम्न में से कौन से दिन हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पीस डे, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। इस बात के बारे में अगर पूछा जाता है तब की बात में। देखो अगर बात करें इसके सही आंसर की तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर है 21 सितंबर। तो 21 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पीस डे या कह सकते हैं विश्व शांति दिवस, विश्व शांति दिवस। अब बात आती है कि इसको हमने मनाना कब से शुरू करा गया, यानी कब से इसको हम मनाते चले आ रहे हैं। तो अगर इसको मनाने की शुरुआत की बात करी जाए तो शुरुआत जो होती है इसकी वो होती है 1982 से। कब से होती है? 1982 से। ठीक है, यानी 1982 से हम लोग लगातार वर्ल्ड पीस डे या कह सकते हैं विश्व शांति दिवस को मनाते चले आ रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और कब से मना रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कब से मनाया गया था। सॉरी 1982 में ये बात अगर बात करें तो 1982 से जो है मनाया जाता था, हर बार जो है मंगलवार का दिन पड़ता था। लेकिन इसके अलावा बात करी जाए तो 2002 में यूएनओ ने क्या करा, 21 सितंबर के लिए क्या कर दिया, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस घोषित कर दिया। यानी अगर बात करी जाए तो 1982 से लगभग 2001 तक, कब तक? 2001 तक ये मनाया जाता था सितंबर के मंगलवार को, पहले मंगलवार को। ठीक है, कब मनाया जाता था? सितंबर का जो मंगलवार होता था, सॉरी पहले नहीं, तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था। सितंबर के थर्ड मंगलवार को ये मनाया जाता था, तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था। और तीसरे मंगलवार को मनाए जाने के बाद 2001 तक मनाया गया। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि अब इसको मंगलवार को ना छोड़ करके बाकी कब मनाएंगे? 21 सितंबर को मनाएंगे। कब मनाएंगे? 21 सितंबर को मनाएंगे। ठीक है, यानी 1982 से 2001 तक कब मनाया गया? तो सितंबर के थर्ड मंगलवार को मनाया जाता था। इस सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था। और उसके बाद यानी 2002 से ये डिसीजन लिया गया कि अब क्या मनाएंगे? तो 21 सितंबर को मनाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ो और सही विकल्प चुनो। कथन प्रथम है, चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। दूसरा, यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी से उत्पन्न हुआ था। अच्छा, देखो यहाँ पर अगर बात करी जाए, मुख्य तौर पर देखें हम लोग विशेष तौर पर, तो एक बात कही जा रही है। क्या बात कही जा रही है? बात यह कही जा रही है पहले कि चोल राजवंश जो था या चोल वंश था वो तमिल राजवंश था और जिसने मुख्य रूप से कहाँ शासन किया? दक्षिण भारत में शासन किया। लेकिन वहीं दूसरा कथन क्या कहता है? इस वंश की समृद्धि गंगा नदी घाटी से हुई। यानी दोनों में क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। गंगा दूसरी साइड में बह रही है, दक्षिण दूसरी साइड में है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये दोनों अपोजिट है। अब बात सही कौन सी है? तो चोल वंश था वो क्या हुआ करता था? दक्षिण भारत का वंश हुआ करता था या दक्षिण भारत में शासन किया करता था। तो इसी बात को देखेंगे तो ऑप्शन ए में अगर हमारा ए सही है, कथन बी क्या है? गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? यानी जीएसटी का जो दोहरा मॉडल है वो किस देश से लिया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये लिया गया है कनाडा से। किससे लिया गया है? कनाडा से। इस बात का क्या रखना है हम लोग को? ध्यान रखना है। यानी अगर बात करेंगे जीएसटी का दोहरा मॉडल कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो कनाडा देश से इसको ग्रहण किया गया है या कह सकते हैं लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी? नंबर 1 चंबल नदी, नंबर 2 बनास नदी, नंबर 3 है माही नदी और नंबर 4 है लूनी नदी। यानी इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसको लवणावरी या कह सकते हैं नमक की नदी जो है वो कहा गया है? तो ध्यान रखेंगे ये नदी है लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी है जिसको क्या कहा गया है? नमक की नदी कहा गया है या कह सकते हैं लवणावरी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे चीनी मुद्रा को कहा जाता है रेमिनबी। ठीक है, क्या कहा जाता है? रेमिनबी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ, ठीक है, $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, यानी कौन सी राज्य सरकार है जो चीन की एक कंपनी है ग्रेट वॉल मोटर कंपनी, इसके साथ समझौता कर रही है या निवेश करने को मंजूरी दे दी गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब,
ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखो सही आंसर की अगर इसमें बात करी जाए तो इसमें अपना सही आंसर है डी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के साथ ये डील चीन की इस कंपनी के साथ में हुई है। आगे बढ़ते हैं। भारत के उसे पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यानी समझौते की बात करिए तो टोटल मिलाकर कितने देश, 3 देशों का ये समझौता बन रहा है। बात आती है कि मुख्य तौर पर कि किस देश के साथ में किए गए, यानी हमारा कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ में ये समझौता किया गया था। तो ध्यान रखेंगे वो देश है हमारे पड़ोसी श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? एक है कोंग का दर्रा, दूसरा है ऑप्शन बी है लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन सी है खारदोंग दर्रा और ऑप्शन डी है लनक दर्रा। यानी बात ये चल रही है कि कौन सा पर्वत दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है या उत्तराखंड में है इस समय। तो ध्यान रखेंगे सही आंसर होगा हमारा लिपुलेख दर्रा। क्या होगा? लिपुलेख दर्रा ही वह जो दर्रा है, पहाड़ी दर्रा है जो कहाँ पर स्थित है, इनमें से उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ग्लोबल वेव इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? यानी प्रतिदिन कितने मिनट जो है व्यक्ति जो है अपने खर्च करता है या कह सकते हैं गवाता है, कहां पर? सोशल मीडिया पर। तो देखो सही आंसर है इसका 144 मिनट। कितना है? 144 मिनट। यानी एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग कितना? 144 मिनट क्या कर देता है? सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया में जैसे अपना यूट्यूब हो गया, जैसे अपना फेसबुक हो गया, जैसे अपना इंस्टाग्राम हो गया, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इन पर क्या कर देता है व्यक्ति 144 मिनट पर डे। एवरेज की बात चल रही है, पूरी दुनिया में बात करिए, पूरी दुनिया में तो औसत उपयोगकर्ता जो हैं, इन जितने लोग भी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर 144 लोग क्या 144 मिनट प्रतिदिन का क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी बात करिए मुख्य तौर पर तो लगभग ऐसे मान के चलो 2.5 घंटे से ज्यादा तो हम लोग सोशल मीडिया पर ही बिता देते हैं। एवरेज की बात है, कोई ज्यादा करता है कोई कम भी करता है, ठीक है। और जितने मान लो उपयोग करता है सब एक्टिव भी नहीं है, लेकिन सबकी श्रेणी में रखी जाती है। तो सोच के देखो कि सब एक्टिव नहीं है, अगर एक्टिव भी निकाला तो बहुत घंटे आएंगे जाकर के, है ना। कितना समय हम लोग प्रतिदिन सोशल मीडिया पर ही अपना वेस्ट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो कुछ लोग उपयोग भी कर रहे हैं भाई, जो सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं उनकी वजह से उनको पैसा भी कमाना हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? स्पैम, न्यूज ग्रुप, बैकबोन, अपडेट्स। देखो अगर बात करिए अनचाहे ईमेल, अनचाहे मेल आते हैं, अनचाहे ईमेल्स आते हैं, यहाँ पर बात करिए एक नाम बोला जाता है स्पैम मैसेज। क्या बोला जाता है? स्पैम मैसेज बोला जाता है। तो ध्यान रखना स्पैम मैसेज कौन से होते हैं? जो अनचाहे होते हैं, यानी हम लोग चाहते ही नहीं है कि मेल आए हमारे पास में, ठीक है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं, तो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं, ठीक है। चलो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं? ऑप्शन ए ड्रैगन मक्खी की होती हैं, ऑप्शन बी कबूतर की होती हैं, मेढक की होती हैं, या टूना मछली की होती है। टूना मछली बहुत खतरनाक होती है, ठीक है, तो टूना मछली की होती है। मेन चीज बात करें इसका सही ऑप्शन है ड्रैगन मक्खी। और ड्रैगन मक्खी की जो आंखें होती हैं कैसे होती हैं? यौगिक होती हैं। जैसे तुमने देखा होगा मुख्य तौर पे कि ड्रैगन दिखाया जाता है, ठीक है, तो ड्रैगन की आंखों से क्या निकल रही होती है? आग निकल रही होती है, इसलिए कह सकते हैं वो किसकी होती हैं? यौगिक आंखें होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यवर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया? ठीक है, नंबर 1 किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण, ठीक है। बी है राजस्व कानून का प्रशासन, सी है कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य, डी है बंदोबस्त संचालन, ठीक है। यानी निम्न में से कौन सा कार्य है जो 1932 से 1935 तक के लिए क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था, कह सकते हैं हटा दिया गया था। तो वो था कोड ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य को यहाँ से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा में 200 के नोट का आकार क्या है?
यानी अगर बात करी जाए कि भारतीय मुद्रा में 200 का जो नोट है उसका आकार क्या है। अब तक तुम लोग देख रहे होगे कि ज्यादातर रंग पूछता है, मुद्रा क्या पूछता है, रंग पूछता है, लेकिन इस बार इसने रंग पूछा ही नहीं है। क्या पूछ लिया, साइज पूछ लिया। बताओ इस नोट का जो साइज होगा वो क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे इसका साइज होता है 66 गुणा 166 mm। कितना होता है, 66 गुणा 166 mm। यानी चौड़ाई से 100 mm क्या होता है, लंबाई ज्यादा होती है। ये चीज हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, कौन से वाले नोट पर, तो मात्र 200 रुपए वाले नोट पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। यानी चंद्रयान 2 जो हम लोगों ने लॉन्च किया था उसमें कौन सा जो है प्रक्षेपण वाहन इस्तेमाल किया गया था, या कह सकते हैं कौन सा जो है वाहन को इस्तेमाल किया जिससे चंद्रयान 2 कहाँ पहुंचा, चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तो हम लोग जब भी कभी भी भारी भरकम सैटेलाइट का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, तो हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं, GSLV का करते हैं। और इसमें इस्तेमाल किया गया GSLV MK3। कौन सा इस्तेमाल किया, GSLV MK3 को इसमें क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शन करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। देखो हम लोगों ने देखा होगा, हम लोग आतिशबाजी करते हैं, ठीक है, पटाखे फोड़ते हैं जो आसमान में जाके फूटते हैं, उसमें एक हरा रंग निकलता है, हरे रंग की चमक सी निकलती है। मेन आता है कि वो चमक देने के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है, या किस रसायन की वजह से जो है ये चमक हमारे लिए देखने को मिलती है। ठीक है, पहला ऑप्शन स्ट्रोसियम, स्ट्रोसियम कार्बोनेट की वजह से, सोडियम नाइट्रेट की वजह से, बेरियम क्लोराइड की वजह से, या कॉपर क्लोराइड की वजह से। तो देखो अगर बात करें हरे रंग को प्रदर्शन करने का, तो हरे रंग का काम करता है बेरियम क्लोराइड। कौन करता है, बेरियम क्लोराइड जो होता है वो हरे रंग का प्रदर्शन करता है, या आतिशबाजी में हरा रंग दिखाता है हम लोग के लिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया। यानी पूछ रहे हैं कि जो भारत में 1942 में आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से, इसमें झारखंड का प्रमुख नेता कौन हुआ करता था, या कौन व्यक्ति झारखंड में प्रमुख भूमिका निभा रहा था। ऑप्शन ए जतपाल सिंह निभा रहे थे, ऑप्शन बी चूनाराम महतो निभा रहे थे, ऑप्शन सी रामनाथ सोरेन निभा रहे थे, और ऑप्शन डी राम भगत निभा रहे थे। तो ठीक है, राम भगत नहीं, इसमें निभा रहे थे चूनाराम महतो। कौन निभा रहे थे, चूनाराम महतो। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, 2 सदस्य होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं, या 9 होते हैं। तो सही आंसर की बात करी जाए तो इसमें सदस्य होते हैं कितने, 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, तो ध्यान रखेंगे इसमें 9 सदस्य जो है वो होते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं। यानी पूछना ये चाह रहा है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है इसमें कितने मंडल हैं, यानी उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में टोटल मौजूद मंडल हैं वो कितने हैं, 18 मंडल हैं। कितने हैं, 18 मंडल वर्तमान समय में हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मंडल क्यों बनाए जाते हैं, मंडल इसलिए बनाए जाते हैं कि उनकी जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं वो क्या हो जाए, आसान हो जाए, उनकी व्यवस्थाओं को करना क्या कर दिया जाए, आसान हो जाए। ठीक है, इसलिए जो है मंडलों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, या मंडल बनाए जाते हैं। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निगम ने 2019 में 1600 HP डेमू ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया। यानी 1600 हॉर्स पावर वाली डेमू ट्रेन के लिए नेपाल की जो रेल विभाग है उसके साथ किसने इनमें से जो है अनुबंध किया, या कह सकते हैं समझौता किया था। ऑप्शन ए हमारे पास रेल विकास निगम के द्वारा, ऑप्शन बी इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन सी है हमारे पास कोंकण रेल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, और ऑप्शन डी है रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी इनमें से किसके द्वारा जो है समझौता ज्ञापन किया गया था। ठीक, चलो देखो अगर बात करी जाए इसमें निम्नलिखित में से कौन से के साथ किया गया था, तो ध्यान रखेंगे कोंकण रेलवे के साथ में। किसके साथ में, कोंकण रेल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में समझौता किया गया था, या कह सकते हैं कोंकण रेलवे ब्रिज के साथ ये जो है संबंध या अनुबंध स्थापित किए गए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार में
जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे? कब की बात कर रहा है? 2020 की प्रश्न बात कर रहा है और 2020 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो रहे वो कौन रहे? श्री पीयूष गोयल जी रहे। कौन रहे? श्री पीयूष गोयल जी रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है या कौन सी थी? ठीक है, तो मेन चीज बात करी जाए कि कौन सी है तो किसके द्वारा की गई है, तो ध्यान रखेंगे एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस पर समिति। कौन सी? एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस पर समिति जो है इसमें क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। और किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे ये जो संबंधित है या ये जो बात रखती है वो रखती है अपनी किसके साथ में? अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार के रूप में या अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार के साथ में। ठीक है, चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना आर्मेनिया की मुद्रा क्या है? यानी आर्मेनिया की मुद्रा कौन सी है निम्न में से? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें जो मुद्रा है वो कौन सी है? द्राम है। ठीक है, तो आर्मेनिया की मुद्रा क्या है? द्राम जो है वो आर्मेनिया की मुद्रा होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक के लिए कहा जाता है। ऑप्शन बी विज्ञान महाविद्यालय के एक शिक्षक के लिए कहा जाता है। ऑप्शन सी कला महासचिव के एक शिक्षक के लिए कहा जाता है। और ऑप्शन डी है माध्यमिक विद्यालय के एक शिक्षक के लिए कहा जाता है। या निम्न में से किसके लिए कहा जाता है ये पूछना चाह रहा है। जो शिक्षा मित्र होते हैं वो वास्तव में कौन होते हैं या किसके लिए हम लोग शिक्षा मित्र कह सकते हैं? तो ध्यान रखेंगे शिक्षा मित्र जो कहा जाता है वो प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक के लिए कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक कथन नंबर ए है 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, यानी न्यायिक कहाँ रहा? इलाहाबाद रहा और प्रशासनिक कहाँ रहा? लखनऊ रहा। ऑप्शन बी है यानी कथन बी है कि 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विंग लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, अच्छा चलो उसके बाद कह रहा है 1947 के बाद बोर्ड के न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों ही इलाहाबाद में कार्य करते रहे। उसके बाद 1947 के बोर्ड के विंग और प्रशासनिक विंग दोनों ही कहां पर कर दिए गए? लखनऊ में कर दिए गए। ये पूछना चाह रहा है प्रश्न। अगर देखो अगर सही बात की बात करें हम लोग इसमें सही बात देखें मुख्य तौर पर है कि कहाँ कहाँ इन चीज़ों की व्यवस्था की गई या कहाँ कहाँ ये लोग जो है स्थापित किए गए, तो ध्यान रखेंगे इसमें ऑप्शन जो हमारा होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा होगा? ए सही होगा, यानी बाकी सारे कथन क्या हो जाएंगे? हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? यानी ये पूछना चाह रहा है कि जो ग्रैमी अवार्ड है वो किस संबंधित है या किस फील्ड से किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं, किस क्षेत्र में इनको दिया जाता है? ऑप्शन ए है खेल में दिया जाता है, ऑप्शन बी है साहित्य में दिया जाता है, ऑप्शन सी संगीत में दिया जाता है या औषधि क्षेत्र में दिया जाता है। तो जितने भी ग्रैमी अवार्ड होते हैं वो सारे के सारे किस में दिए जाते हैं? संगीत क्षेत्र में दिए जाते हैं, या संगीत वाला जो फील्ड होता है, संगीत वाला जो क्षेत्र होता है उसमें ग्रैमी अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बंबई में स्थित है, नागपुर में स्थित है, दिल्ली में स्थित है या जयपुर में स्थित है? पूछ के रहा है कपास के लिए पूछ रहा है। ध्यान रखना कपास का जो प्रौद्योगिकी संस्थान है या अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है हमारा? तो वो स्थित है हमारा मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? गृह मंत्रालय के लिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के लिए या द इंडियन का फाउंडेशन के लिए? देखो सही बात की बात करिए इसमें तो ये दिया जाता है इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए। किसको दिया जाता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए दिया जाता है और हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विंग यानी दल जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? यानी अगर सीआरपीएफ का एक गठन किया गया
और उसमें विशेष तौर पर बात करी जाए तो एक दल बनाया गया जिसमें अगर देश में कहीं पर भी दंगे होते हैं तो उनको जो है निपटाया जा सके या जल्द से जल्द उन पर काबू पाया जा सके। तो उसके लिए निम्न में से कौन सा है? ए है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआरपीएफ। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ठीक है, इसको एनएसजी बोलते हैं। इसके अलावा बात करी जाए तो होमगार्ड या फिर रैपिड एक्शन फोर्स। देखो कभी भी दंगा होगा, अंदर गृह युद्ध जैसी संभावनाएं होंगी या कहीं ना कहीं अंदर जो है दंगों जैसी संभावनाएं होंगी, तो उसको संभालने के लिए भेजी जाती है वो रैपिड एक्शन फोर्स भेजी जाती है। तुमने देखा होगा कभी भी कर्फ्यू वगैरह लग जाता है तो उसमें नीले रंग की वर्दी वाले फोर्स वाले कमांडर्स आते हैं, ठीक है। तो मेन चीज जो होती है वो कौन सी फोर्स होती है? तो रैपिड एक्शन फोर्स होती है। और वो किसके अंतर्गत आती है? सीआरपीएफ के एक विशेष विंग के अंतर्गत आती है, उसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो सबको पता है कि स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? स्वामी नारायण मंदिर, या जिसको हम लोग किसके नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कराते हैं? तो अक्षरधाम टेम्पल या अक्षरधाम मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा प्रधानमंत्री को चुना जाता है। सी है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। और डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखो भारत के अगर प्रधानमंत्री को नियुक्ति की बात करी जाए, उनको शपथ दिलाने की बात करी जाए, तो कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? ये कह सकते हैं परमाणु संयंत्र की क्या करी है? स्थापना करी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है भारत, चीन, अमेरिका या रूस। तो इसका सही ऑप्शन होगा रूस। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? दुनिया का पहला तैरता परमाणु संयंत्र तो रूस के द्वारा जो है स्थापित किया गया है, या कह सकते हैं बनाया गया या डेवलप किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय संचालन में शामिल होती रही है? यानी इनमें से जो है जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल होती है, ये कह सकते हो उसका संचालन करती है, ये भी हम लोग जो है कह सकते हैं। तो ध्यान रखना उसके लिए जिम्मेदार होती है वो होती है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको हम आईटीबीपी के नाम से भी जानते हैं। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जो फौजी मिलेंगे वो किस सेना के मिलेंगे? वो आईटीबीपी के मिलेंगे, या भारत जो तिब्बत सीमा पुलिस वाले जो है बल मिलेगा हमारे लिए, लोग जो है वहां पर फोर्स वाले मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएपीएफ या सीपी के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? यानी संख्या पूछ रहा है कि कितनी ट्रॉफियों की संख्या उनकी रहती है। तो ध्यान रखना ये संख्या रहती है, ठीक है। अगर इसकी बात करी जाए मुख्य तौर पर तो ऑप्शन ये गलत हो गया है, यहाँ पर 5 की जगह 3 होता, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। तो आंसर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। बात करते हैं अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है, या निम्न में से किस नाम से अंगूर की खेती को जानते हैं? ऑप्शन ए सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी एपी कल्चर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी मेरी कल्चर के नाम से जानते हैं, और ऑप्शन डी है बीटी कल्चर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे अंगूर की खेती को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो बीटी कल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण करना, संपत्ति का एकीकरण करना, परिवार का एकीकरण करना, या कर का समेट करना? देखो चकबंदी किस संबंधित होती है? जोतों से संबंधित होती है, खेतों से संबंधित होती है। इसका मतलब है भूमि के एकीकरण से संबंधित होती है। क्या होता है, जैसे मान के चलो तुमने 4 जगह खेत ले लिए अपने, उन सबको क्या कर दिया जाता है? एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, एक जगह एकीकृत कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है? भूमि का एकीकरण किया जाता है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है आज का, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है भावनगर से दांडी के लिए किया गया, ऑप्शन बी है जो हमारा कि जूनागढ़ से दांडी के लिए किया गया, या फिर राजकोट से दांडी को किया गया, या अहमदाबाद से दांडी को किया गया था। शुरुआत हुई साबरमती आश्रम से, और जो कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अहमदाबाद से दांडी के लिए, ठीक है।
आज के सेट में इतने ही क्वेश्चन थे। फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।